रेडी। आज हम लोग तीसरे महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो, या इसे कहते हैं एम्ब्रायोजेनेसिस। एम्ब्रायो के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहते हैं? एम्ब्रायोजेनेसिस। इसका एक और नाम है जिसे कहते हैं एम्ब्रायोजेनी। ठीक है, आप लोगों ने शुरुआत में पढ़ा जायगोट से एम्ब्रायो के बनने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? एम्ब्रायोजेनेसिस कहते हैं या एम्ब्रायोजेनी कहते हैं। तो हमको ये जानना है जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो यंग सीड बनता है उस यंग सीड में एम्ब्रायो का निर्माण जायगोट से कैसे होता है। लेकिन हम लोग जानते हैं फ्लावरिंग प्लांट दो प्रकार का होता है, एक होता है मोनोकोट प्लांट, दूसरा होता है डाइकोट प्लांट। तो हम लोग सबसे पहले जिक्र करेंगे डाइकोट प्लांट के यंग सीड में एम्ब्रायो का निर्माण कैसे होता है, फिर उसके बाद पढ़ेंगे मोनोकोट जो प्लांट होता है उसके सीड में जायगोट से एम्ब्रायो का निर्माण अर्थात एम्ब्रायोजेनेसिस या एम्ब्रायोजेनी कैसे होता है। ठीक है, तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं ये जो जायगोट है ये कहाँ मौजूद होता है? ये जायगोट मौजूद होता है यंग सीड में। और जायगोट से जो एम्ब्रायो बनने का प्रोसेस है ये शुरुआत कब होता है? ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। जब यंग सीड में कुछ मात्रा में इंडोस्पर्म का निर्माण हो जाता है, क्योंकि इंडोस्पर्म क्या है? खाना है जायगोट का। खाना बनेगा तभी तो जायगोट को भोजन मिलेगा और ये फिर मैच्योर होकर क्या करेगा? विभाजन के द्वारा एम्ब्रायो का निर्माण करेगा। तो ध्यान रखना है कि जब यंग सीड में कुछ मात्रा में इंडोस्पर्म का निर्माण हो जाता है तब जायगोट को पोषण मिलने लगता है और फिर उसके बाद यह मैच्योर अवस्था में आकर फिर यह डिवीजन की प्रक्रिया को शुरू करके यह एम्ब्रायो का निर्माण करता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डाइकोट एम्ब्रायो। डाइकोट प्लांट जो होता है, द्विबीजपत्री पौधा जो होता है, उसमें जायगोट से एम्ब्रायो का निर्माण कैसे होता है। तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण दो बातें आप जान लीजिए, वो ये कि चाहे प्लांट मोनोकोट हो चाहे प्लांट डाइकोट हो, दोनों में जो शुरुआती अवस्था में जो एम्ब्रायोजेनेसिस होता है, एम्ब्रायोजेनेसिस का जो शुरुआती अवस्था होता है वो लगभग एक ही जैसा होता है। फिर लेटर स्टेज में बाद वाले अवस्था में क्या होता है? थोड़ा सा अलग होता है। इसलिए मिलता जुलता है दोनों का जो एम्ब्रायो बनने का प्रोसेस है। तो पहले हम लोग देखते हैं, क्योंकि ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, ये आपको ड्रॉ करना आता है और क्वेश्चन पूछा जाता है कि डाइकोट प्लांट में एम्ब्रायोजेनेसिस का सचित्र वर्णन करें। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया, इसलिए आपको ध्यानपूर्वक इन चीज़ों को सुनना है। देखिए, शुरुआत से हम लोग बात करते हैं। जैसा कि जाने जायगोट को जैसे ही पोषण मिलने लगता है इंडोस्पर्म से, जायगोट कैसा होता है? थोड़ा लंबा हो जाता है, अर्थात इलोंगेटेड। इसका शेप थोड़ा सा बदलता है, अर्थात ये इलोंगेटेड हो जाता है, लंबा हो जाता है। तो जायगोट कैसा हो गया? जायगोट इलोंगेटेड हो गया, थोड़ा लंबा हो गया। ठीक है, उसके बाद इलोंगेटेड जो ये जायगोट है इसमें अनइक्वल माइटोसिस होता है, असमान समसूत्री विभाजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? 2 सेल्स का निर्माण होता है, एक लार्ज सेल होता है और एक स्मॉल सेल होता है। और आप जानते हैं ये चीज़ कि फीमेल गेमेट जो होता है ओव्यूल में वो कहाँ मौजूद होता है? माइक्रोपाइल के ज़्यादा नज़दीक होता है, इसलिए जायगोट भी माइक्रोपाइल के नज़दीक होगा। तो यहाँ जो बेसल सेल दिखा रहे हैं ये वास्तव में इसको उल्टा करके सोचिएगा, क्योंकि माइक्रोपाइल नीचे होता है ना, लेकिन एम्ब्रायोजेनेसिस के दौरान इसको इस सेल को ऊपर दिखाया गया है, लेकिन वास्तव में ये होता है नीचे। ये होगा ऊपर और ये होगा नीचे, लेकिन एम्ब्रायोजेनेसिस के दौरान इसे ऐसे दिखाया जाता है। इसलिए जो ऊपर में जो लार्ज सेल है ये माइक्रोपाइल की तरफ मौजूद होता है, ध्यान रखिएगा। और ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है बेसल सेल। इसका साइज कैसा होता है? लार्ज होता है। ठीक है, दूसरा है टर्मिनल सेल, जिसका साइज छोटा होता है। तो ये ऊपर होगा और ये नीचे मौजूद होता है। अगर आप ओव्यूल को देखिएगा तो मतलब ये हो गया कि बेसल सेल लार्ज होता है और यह कहाँ मौजूद होता है? किस ओर मौजूद होता है? माइक्रोपाइल की ओर मौजूद होता है। और टर्मिनल सेल जो होता है ये चलाजा की ओर मौजूद होता है, अर्थात माइक्रोपाइल से दूर होता है। अब देखिए ये दोनों सेल कैसे एम्ब्रायो का निर्माण करता है वो देखिएगा। बेसल सेल क्या करता है? ये जो देख रहे हैं आप बेसल सेल, ये करता है क्या? यंग सीड के अंदर 6 से 10 कोशिकाओं वाली एक फिलामेंट या धागे के समान रचना का निर्माण करता है, जो यहाँ से यहाँ आप देख रहे हैं। ये सेल 6 से 10 सेल्स होता है और इस पूरी रचना को जो धागे के समान रचना होता है इसे कहा जाता है सस्पेंसर। क्या कहते हैं इसे?
सस्पेंसर कहा जाता है। और सस्पेंसर का जो पहला सेल होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये आपका, सस्पेंसर का जो पहला सेल होता है ये सबसे बड़ा होता है, जिसे कहा जाता है होस्टोडियम। इसका हिंदी नहीं होता है। सस्पेंसर के फर्स्ट सेल को होस्टोडियम कहा जाता है और ये सस्पेंसर का लार्जेस्ट सेल है, ठीक है, वो ध्यान रखिएगा। अब ये जो टर्मिनल सेल है, ये जो देख रहे हैं, जो साइज में छोटा होता है, ये लगातार समसूत्री विभाजन के द्वारा शुरुआती अवस्था में एक गोलाकार इम्ब्रायो का, यही है इम्ब्रायो, ये है इम्ब्रायो जिसे प्रो इम्ब्रायो कहे हैं, ठीक है ना। ये इम्ब्रायो का शुरुआती अवस्था है, इम्ब्रायो, ठीक है। तो जो शुरुआती इम्ब्रायो, ये आप देख लीजिए, फिर से एक दो बातें स्पष्ट कर देते हैं। बेसल सेल क्या बनाता है? सस्पेंसर। बेसल सेल क्या बना रहा है? सस्पेंसर बना रहा है, इसलिए बेसल सेल का एक और नाम होता है सस्पेंसर सेल। और टर्मिनल सेल बनाता है इम्ब्रायो, इसलिए टर्मिनल सेल का एक और नाम है इम्ब्रायो सेल भी कहते हैं। तो बेसल सेल को सस्पेंसर सेल, टर्मिनल सेल को इम्ब्रायो सेल कहते हैं, क्योंकि टर्मिनल सेल इम्ब्रायो का निर्माण करता है। अब यही मेन चीज़ देखना है। ये तो सस्पेंसर, बेसल सेल सस्पेंसर बना दिया और आपने जान लिया इसका फर्स्ट सेल लार्जेस्ट होता है, जिसे कहते हैं होस्टोडियम। और जो सेल, सस्पेंसर का जो सेल इम्ब्रायो के संपर्क में होता है उसे कहते हैं हाइपोफाइसिस। याद रखिएगा, ये दोनों आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। तो सस्पेंसर का काम क्या होता है? सस्पेंसर का काम होता है ये जो विकसित हो रहा जो इम्ब्रायो है, इसको इंडोस्पर्म, जो खाना है इसका, उसके संपर्क में रखना होता है। ये अपना लंबाई बढ़ा के इस भ्रूण को इंडोस्पर्म के पास पहुंचा देता है, भ्रूणपोष के पास पहुंचा देता है, जिससे ये लगातार खाना के संपर्क में रहता है, इंडोस्पर्म या भ्रूणपोष के संपर्क में रहता है, इसको लगातार खाना मिलते रहता है और ये क्या करता है? वृद्धि करता है। तो आपने देखा ये जो टर्मिनल सेल से जो प्रारंभिक इम्ब्रायो बना, इसका रचना ऑलमोस्ट गोलाकार होता है, इसलिए इसे कहते हैं ग्लोब्यूलर फॉर्म कहते हैं। ग्लोब्यूलर का मतलब होता है लगभग गोलाकार, ठीक है। अब बाद वाली अवस्था को देखिए। बाद वाली अवस्था में देखिए, इसके बाद जो आगे बढ़ता है डेवलपमेंट, तो ये तो देखिए सस्पेंसर तो हो सकता है इसमें कुछ सेल्स की संख्या में वृद्धि हुई हो, ठीक है। अब ये जो इम्ब्रायो जो ग्लोब्यूलर के जैसा जो गोलाकार इम्ब्रायो है, ये जो है हार्ट शेप्ड इम्ब्रायो में परिवर्तित हो जाता है। गोलाकार रचना से कैसा हो गया इम्ब्रायो? लगभग हार्ट के जैसा रचना में परिवर्तित हो जाता है, ठीक, क्योंकि इसमें लगातार इसके जो सेल्स हैं डिवीजन के द्वारा अपनी संख्या बढ़ा रहा है और ये सेल लगभग हार्ट के शेप में व्यवस्थित होता है, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक रहता है, मोनोकोट में भी वैसा ही है और डाइकोट में वैसा ही है, यहाँ तक सेम रहता है। इसके बाद वाले स्टेज में परिवर्तन होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? जो प्रारंभिक इम्ब्रायो होता है वह गोलाकार होता है। प्रारंभिक इम्ब्रायो को प्रो इम्ब्रायो कहते हैं, क्योंकि यह गोलाकार होता है इसलिए ग्लोब्यूलर फॉर्म भी इसे कहा जाता है। इसके बाद यह कैसा होता है इम्ब्रायो? हार्ट सस्पेंसर की तो बस वैसा ही रहेगा, कुछ सेल्स की संख्या में वृद्धि होगी, लेकिन ये हो जाता है हार्ट शेप। उसके बाद देखिए, ये जो हार्ट शेप्ड इम्ब्रायो है, इसका कुछ सेल्स क्या करता है? एक पोषक तत्वों को जमा करके बीज पत्र का निर्माण करता है। दो डाइकोट का है ना, तो 2 बीज पत्रों का निर्माण करता है। और बीज पत्र का इंग्लिश जानते हैं आप क्या होता है? कॉटलीडन। जैसे दलहन के जो पौधों का बीज होता है उसमें 2 बीज पत्र होता है ना, जिसको हम लोग दाल कहते हैं बोलचाल में, वो दाल वास्तव में क्या है? कॉटलीडन है, ठीक है ना। तो द्विबीजपत्री पौधा के बीज में कितना होता है? 2 बीज पत्र मौजूद होता है, इसलिए ये देख रहे हैं ये दोनों डाइकोट बना है, ये कॉटलीडन्स बना है, दोनों का दोनों, ये दोनों का दोनों। तो कॉटलीडन भी जो है ये किससे बना है? ये इम्ब्रायो के कुछ सेल्स से बना है। इम्ब्रायो का कुछ सेल्स अलग हो जाता है और उसके सेल्स जो है पोषक तत्वों को जमा करता है। तो ये जो कॉटलीडन है ना, यह भी एक प्रकार का पोषी उत्तक है। डाइकोट प्लांट में क्या होता है? जो इंडोस्पर्म बनता है उसको पूर्णतः खर्च कर देता है कौन? इम्ब्रायो। डेवलपिंग, विकसित हो रहा है इम्ब्रायो, तो बाकी का इसका जो पोषण होता है वह इसी बीज पत्र से अर्थात कॉटलीडन से होता है, ठीक है। तो डाइकोट इम्ब्रायो में 2 कॉटलीडन बनता है, इसको ऐसे ही रचना में दिखाया जाता है। अब यहाँ पे इम्ब्रायो ने 2 और खास रचना बनाया है, देख रहे हैं। एक बनाया प्लूम्यूल, जिससे क्या होता है? पौधा का ऊपरी हिस्सा, एरियल पार्ट, वायवीय हिस्सा, तना, पत्ती, शाखा उखा का निर्माण होता है, जिसे कहते हैं प्लूम्यूल। और ऊपर में आप क्या देख रहे हैं? ये रेडिकल, जो रूट सिस्टम का निर्माण करता है।
और इन दोनों कोटलीडन के बीच में ये अक्ष के रूप में मौजूद होता है। ऊपर वाले हिस्से को रेडिकल कहते हैं और नीचे वाले हिस्से को प्लूम्यूल कहते हैं। बात पकड़ में आ गई ना। और सस्पेंसर के बारे में तो जान ही रहे हैं, क्या करता है, जैसे ही इंडोस्पर्म खर्च होता है ये अपनी लंबाई बढ़ा के इसको फिर से धक्का देकर पहुंचा देता है इंडोस्पर्म के संपर्क में, जिससे इसे लगातार भोजन मिलते रहता है। ठीक है। और यही जब बीज को उपयुक्त माहौल मिलता है तो यही रेडिकल और प्लूम्यूल क्या करता है, ग्रोथ के द्वारा इसके सेल्स लगातार विभाजन करते हैं, जिससे जड़ और पौधे के तना तंत्र का निर्माण हो जाता है। ठीक है। तो ये ओवरऑल क्या रहा है, ये रहा फॉर्मेशन ऑफ डाइकोट एम्ब्रायो। ठीक है। तो इसमें जो 3-4 महत्वपूर्ण बातें वो फिर से हम आपको बता देते हैं, जिसको आपको ध्यान में रखना है। वो ये, जाइगोट का सेल पहले इलोंगेटेड लंबा होता है। ठीक है। अगर ये स्टेप आप ध्यान में नहीं रखते हैं फिर भी चलेगा, आपको सिंपली ध्यान रखना है कि जाइगोट जो है वह असमान समसूत्री विभाजन के द्वारा 2 सेल्स का निर्माण करता है। एक को कहते हैं बेसल सेल, एक को कहते हैं टर्मिनल सेल। बेसल सेल को सस्पेंसर सेल भी कहते हैं क्योंकि यह सस्पेंसर का निर्माण करता है। टर्मिनल सेल को एम्ब्रायो सेल कहते हैं क्योंकि यह एम्ब्रायो का निर्माण करता है। प्रारंभिक एम्ब्रायो को प्रो एम्ब्रायो कहते हैं, जो लगभग गोलाकार या ग्लोबुलर होता है, और फिर बाद में यह हार्ट शेप में बदल जाता है। और फिर ये मैच्योर एम्ब्रायो, परिपक्व एम्ब्रायो हुआ, जिसमें कि कोटलीडन का भी निर्माण हो जाता है। तो कोटलीडन वास्तव में किससे बना, ये एम्ब्रायो के सेल से बना। और एम्ब्रायो का सेल कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है, द्विगुणित होता है। इसलिए जो कोटलीडन या बीज पत्र है इसका भी सेल, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका, जो कोटलीडन होता है ये कैसा होगा, ये डिप्लॉयड होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। और ये दोनों कोटलीडन है और इन दोनों के बीच में अक्ष के रूप में मौजूद होता है क्या, एम्ब्रायो। ऊपर वाला हिस्सा रेडिकल और नीचे वाला हिस्सा कहलाता है प्लूम्यूल। लेकिन एक पॉइंट आपको हाइपोफाइसिस के बारे में और बता देते हैं। हाइपोफाइसिस क्योंकि आपने पढ़ा 11th में भी जिक्र हमने किया था कि रूट के ऊपर क्या मौजूद होता है, रूट के टिप पर मौजूद होता है रूट कैप। तो रूट कैप का निर्माण कौन करता है, जो हाइपोफाइसिस देख रहे हैं ना, यह रूट कैप का भी निर्माण करता है और साथ में रेडिकल के भी कुछ हिस्से का निर्माण करता है। इस हाइपोफाइसिस को नहीं भूलिएगा ये, क्योंकि हाइपोफाइसिस क्या है, ये सस्पेंसर का वह सेल है जो एम्ब्रायो के संपर्क में रहता है और यह रूट कैप का निर्माण करता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये आपका, हाइपोफाइसिस रूट कैप का निर्माण करता है और कुछ पार्ट जो है यह रेडिकल का भी बनाता है। ये ओवरऑल आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहा और पीडीएफ में ये डिटेल में दिया हुआ है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। ओके डियर, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट डे अपलोड कर देंगे। ओके।